आरक्षण खत्म कर दो। मैं ये कह रहा हूँ जाति भी खत्म कर दो। आरक्षण अगर दीमक की तरह है तो किसी ने ठेका ले लिया है कि 3 पीढ़ी तक तुम्हारा गटर साफ करेगा। हिंदू कौन कौन है? किसको हिंदू बनाना चाहते हो? या 2 जातियों 1 जातियों से देश में हिंदू राष्ट्र बना दोगे? तो गाय चराने वाला है वो कहाँ जाएगा? जो भैंस चराने वाला है वो कहाँ जाएगा? गटर साफ करने वाला है वो कहाँ जाएगा? देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था तो हमारे देश को सबसे बड़े दान देने वाले निजाम साहब थे। हमारे देश में जो हमारा राष्ट्रीय गीत से लेकर के और वंदे मातरम लिखने वाले मुसलमान हैं। हमारे देश में जितना योगदान रहा है दूसरी जातियों का, धर्मों का, उतना ही योगदान रहा मुसलमानों का। प्रधानमंत्री जी के पास सारा डाटा है। प्रधानमंत्री जी 80 करोड़ लोगों को राशन देते हैं। प्रधानमंत्री जी को लगता नहीं कितने गरीब हैं। प्रधानमंत्री जी के पास आधार कार्ड है, प्रधानमंत्री जी के पैन कार्ड है, प्रधानमंत्री जी का सारा रिकॉर्ड है। प्रधानमंत्री जी ने तो अकाउंट खुलवा दिया सबको। प्रधानमंत्री जी को ये पता नहीं है कि देश में कितने गरीब लोग हैं। बिहार से एक गूगल फूका है और कहा जा रहा है भैया हिंदुत्व की काट मिल गई है। अब देश हिंदू मुस्लिम में नहीं बटेगा। अब जातिगत जनगणना से पता चलेगा कि भैया राजनीति कैसी है 24 की। देखो, अगर हिंदू और मुसलमान की एक बात अलग है। सही में अगर बिहार से शुरू हुई है जाति जनगणना तो जाति जनगणना इस देश की मांग है। जाति जनगणना इसलिए इस देश की मांग है कि बहुत बड़ा तबका जिसने आज़ादी में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। इस देश में जब देश भारत गुलाम था तब उन्होंने गुलामी की और गुलामी भी उस तरीके की कि मुगलों का राज्य रहा हो, अंग्रेजों का राज्य रहा हो। बहुत बड़ी कुर्बानियां उन लोगों ने चुकाई। ये लोग जो आज अपना दावा करते हैं कि जाति जनगणना का जो विरोध करते हैं, ये मुगलों को भी उसमें राज्य करते रहे और अंग्रेजों के शासन में भी राज्य करते रहे। तो इनका आज भी राज्य कर रहे हैं। तो पीड़ा और दर्द उनको होना चाहिए जो लोग आज सत्ता में बैठे हैं। मुट्ठी भर लोग हैं। जाति जनगणना से डर उनको है जिनको ये लगता है कि छल से फरेब से हम किसी भी तरीके से सत्ता में आए। सवर्णों के खिलाफ एक जंग छेड़ दिया आप लोगों ने। देखो 85 बनाम 15 गाय। वो तो विद्वान लोग हैं। अच्छा, उन्हें अपनी विद्या और अपने पढ़ाई पर और अपने मंदिरों पे घमंड है। और जाहिर सी बात है, मंदिरों में किसी को कोई आरक्षण नहीं मांग रहा। कहीं से कोई आरक्षण मंदिर में किसी को नहीं चाहिए। उन्हें ये चाहिए कि जो शासन और प्रशासन में और जो देश की संस्थाओं में जो जीरो भागीदारी है तो पढ़े लिखे उस समाज में है, उनको भी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। जो समाज आज कटर साफ कर रहा है, जो समाज आज गाय चरा रहा है, जो समाज भैंस चरा रहा है, या जो समाज आज सबसे पीछे पंक्ति में खड़ा है, शिक्षा के बाद भी उनको कोई सुनने वाला नहीं है, तो वो समाज की हिस्सेदारी होनी चाहिए। भाजपा ने कहा कि भैया हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, घट भारत बनाएंगे, और आप लोग फिर जातियों में आ गए हो, सबको एक करने की बात। मुझे आप ये बता दो, आप हिंदू राष्ट्र कैसे बनाओगे? हिंदू राष्ट्र कैसे बनाओ? हिंदू कौन कौन है? किसको हिंदू बनाना चाहते हो? क्या 2 जातियों 1 जातियों से देश में हिंदू राष्ट्र बना दोगे तो जो गाय चराने वाला है वो कहाँ जाएगा? जो भैंस चराने वाला है वो कहाँ जाएगा? गटर साफ करने वाला है वो कहाँ जाएगा? तुम्हारा मैला साफ करने वाला है वो कहाँ जाएगा? हर माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, शिक्षा देना चाहता है। सरकार की अलग पॉलिसी है, शिक्षा भी महंगी कर दी, लेकिन अपने तन बतन बेच के अपनी शिक्षा में बच्चे को देना चाहता है। तो बच्चे को अधिकार देश में सेवा करने का चाहिए, देश में अपना योगदान उसे चाहिए। और देश ये मांग कर रहा है कि अगर तुम सरकारी संस्थाएं खत्म कर रहे हो तो वो काबिलियत हमें है कि हम प्राइवेट के किसी भी उसमें जाके संस्था में जाके बड़े पदाधिकारी बन सकते हैं। भारत में मंदिरों की बात हो रही थी, कभी किसी चीज की बात हो रही थी, शिक्षा की बात हो रही, अब फिर से जाति ये क्या मतलब? मंदिर हमारे दिल में है, हमारी भावनाओं में है। मंदिर किसी को मंदिर की राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आस्था का विषय अलग है। आस्था से रोटी नहीं मिलती, आस्था से रोजगार नहीं मिलता, आस्था से शिक्षा नहीं मिलती, आस्था से देश तरक्की नहीं करता। तरक्की देश जब ही करता है जब टेक्नोलॉजी आती है, और टेक्नोलॉजी जब आती है जब शिक्षा होती है। तो शिक्षा पे बात करनी चाहिए, लोगों के विकास के लिए बात करनी चाहिए, लोगों के रोजगार के लिए बात करनी चाहिए। देश में कब सरकार वो आएगी जो लोगों की बात करेगी? मंदिर मस्जिद की जमाना। मोदी जी ने बोला था कि 9 साल में हमने इतना काम किया, अगर 60 साल रहेंगे तो पता नहीं कहाँ पहुंचा। आपको पता हो मोदी जी के 2 काम बता दो, क्या मोदी जी ने किया? मोदी जी ने कोई काम नहीं किया। मोदी जी सिर्फ करते रहे तो अपने चाय बेचने की बात करते रहे, देश में रोजगार देने की बात करते रहे, देश को विश्व की तीसरी और दूसरी अर्थव्यवस्था देने की बात करते रहे। मोदी जी किसानों की डबल आय करते रहे। मोदी जी ने हिंदू मुसलमान की बात नहीं की। और मोदी जी जब सत्ता में आते हैं तब हिंदू मुसलमान की बात करते हैं कि हम मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देंगे, CA NRC ले आएंगे। सत्ता में जब वोट मांगने जाते हैं मोदी जी जनता के बीच में, तब मोदी जी विकास की बात करते हैं। और वही विकास जब सत्ता पे काबिज हो जाते हैं तो विकास की बात नहीं करते, फिर वो जो NRC और CA की बात करते हैं। अभी असम के जो CM है उन्होंने भी बोला था कि भैया ये मियाँ भाइयों का वोट तो असम को चाहिए ही नहीं। और ये आप एक बात समझ लो, जब हमारा देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था तो जब हमारे देश को सबसे बड़े दान देने वाले निजाम साहब थे। हमारे देश में जो हमारा राष्ट्रीय गीत से लेकर के और वंदे मातरम लिखने वाले मुसलमान हैं।
हमारे देश में जितना योगदान रहा है दूसरी जातियों का, धर्मों का, उतना ही योगदान रहा मुसलमानों का। और ये बात भारतीय जनता पार्टी भी जानती है कि मुसलमान इस देश का निवासी है, उसके खून पसीने से ये देश बना है, तो ये निकाल तो देश से सकते नहीं। बस अर्थ ये है कि हिंदुओं को कितना पागल बना रहे हैं, वो हिंदू कब तक पागल बनेगा, ये बस बात है। ये बात हम अब पागल बनने वाले नहीं है कि बस समय बहुत गुजर चुका है। 10 साल का पीरियड, जो बच्चा उस टाइम 10 साल का था, जो आज 18 साल का हो चुका है, वो वोट देने का अधिकारी है, उसे वोट देना है। अब वो ये कहता है कि हमें हिंदू मुसलमान का वोट नहीं देना। अब ये बताओ तुम्हें आने वाले समय में करना क्या, और तुम 10 साल का हिसाब दे दो, करा क्या। सवाल ये पैदा उठ रहा है कि अब जो हिंदू मुस्लिम की जो बात चल रही थी कि चुनाव हमेशा उस पे ही होते हैं, क्या अब जातियों के नाम पर भी होंगे? क्या अब जाति कोई जाति के नाम पे नहीं होगा। जो पिछड़े हैं, किसी के बाप की जागीर नहीं है ये देश। अच्छा। अगर इस देश में 3 पीढ़ी से कोई गटर साफ कर रहा है, तो उस गटर साफ करने वाले का बेटा भी प्रधानमंत्री बन सकता है। ये देश जाति जनगणना ये कराएगी। जो 3 पीढ़ियों से भैंस चुंगा रहा है, उसका बेटा प्रधानमंत्री बन सकता है। जब चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, तो इस देश में अब राजनीति होगी दूसरे तरीके की। ये जरूरी नहीं, देखो गाय भैंस चराने वाले सत्ता में पहुंचे और उन्होंने राजनीतिक परिदृश्य बहुत बदला, और मुझे लगता है ये जाति जनगणना जो हो रही है, ये देश में बहुत बड़ा बदलाव करेगी। यादवों का बहुत बड़ा खेल है इसमें, या लालू पीछे मुलायम बोलते रहे। ये कंफ्यूजन पैदा मत करो। इसी देश में फूलन देवी भी इसी देश की थी, बहुत सारे जन्नेश्वर मिश्र जी इसी देश के थे, लोहिया जी भी इसी देश के थे, जयप्रकाश नारायण भी इसी देश के थे। इन्हें जाति जनगणना को जातियों से मत जोड़ो आप इस जाति जनगणना का विकास से जोड़ो, कि उन जातियों का विकास करना है जो 60 साल से गटर साफ कर रही हैं, 60 साल से भैंस चुंगा रही हैं, 60 साल से भेड़ चुरा रही हैं, 60 साल से जिनका स्कूल में जाना नहीं हुआ, उन जातियों के विकास की चर्चा होनी चाहिए। आप लोग बांट रहे हो। वो एक कर रहे थे आप लोग। मोदी जी इसमें भी जाति और धर्म का एंगल ढूंढेंगे। इसे जाति और धर्मों के हिसाब से नहीं देखना चाहिए, इसे सिर्फ विकास के नाम से देखना चाहिए। उन जातियों का विकास होना चाहिए जिन जातियों का बहुत बड़ा तबका जो गांव में आज भी गटर साफ कर रहा है, आज भी नाली साफ कर रहा है। मुसलमानों को भी सरकारी नौकरी मिलेगी क्या? बिल्कुल मिलेगी। जो मुसलमान आज की डेट में, जो देश में कौन सी संस्था में मुसलमान अपना योगदान नहीं देना चाहता है? हर देश में। अगर इस देश में कलाम साहब पैदा हो सकते हैं, तो दोबारा कलाम साहब भले ही ना हो, लेकिन कलाम साहब की राह चलने वालों पे हजारों मुसलमान तैयार है उस रास्ते पे चलने के लिए। वो क्षमता हमारी सरकारों के अंदर होनी चाहिए। उन जाति जनगणना के माध्यम से मुझे लगता है सरकारों में वो क्षमता पैदा होगी कि कलाम नहीं तो कलाम जैसे लोग पैदा करेगी। वो कह रहा है बीजेपी के नेता है गिरिराज सिंह, वो ये कह रहे हैं कि पहले वो बताए जिन्होंने जनगणना कराई है उन्होंने पिछड़ों के लिए क्या काम किया है। देखो ऐसा है, पिछड़ों के लिए तो प्रधानमंत्री जी पिछड़ों से आते हैं। प्रधानमंत्री जी ने डंका बजा बजा के कहा था कि मैं पिछड़ा हूं, मैं पिछड़ों से आता हूं। तो प्रधानमंत्री जी ने 10 साल में पिछड़ों के लिए क्या किया है? प्रधानमंत्री जी बताएं। प्रधानमंत्री जी ने आरक्षण खत्म कर दिया। प्रधानमंत्री जी के पीएमओ में कितने पिछड़े हैं, कितने दलित हैं? प्रधानमंत्री जी के मुख्यालय और सचिवालय में कितने पीएम? 27 ओबीसी रखे हैं। ये सब देखो आंकड़ों के झूठ आंकड़े पेश उन्होंने किए हैं अब तक। प्रधानमंत्री जी के आंकड़े उठा के देख लो कि प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ अगर कहीं आरक्षण किसी को मिल रहा था, कोई गरीब का बेटा आरक्षण के माध्यम से कहीं कोई पहुंच रहा था, पावर इसमें है नहीं, क्षमता इनमें पैसे की है नहीं, किसी को खरीदने का दौलत है नहीं, तो ये सिर्फ आरक्षण के माध्यम से जो देश में तरक्की पहुंचाता। सब प्राइवेटाइजेशन करने का मतलब है कि देश में लोगों के हक को मारना, उसमें कोई आरक्षण नहीं है। मैं तो मांग ये करता हूं कि जितनी ये प्राइवेट सरकारी संस्थाओं को प्राइवेट किया गया है, अब जो मांग चल रही है जाति जनगणना की, जाति जनगणना पूरे देश की हो और इसमें जो प्राइवेट संस्था है उनमें भी आरक्षण हो। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी होनी चाहिए देश के अंदर। कहा जा रहा है कि जनगणना की जो बात कर रहे हैं, अगर उन्हें जनता का हित ही चाहिए था तो आर्थिक तौर पर देखना चाहिए था, अमीर और मिडिल क्लास। प्रधानमंत्री सुन लो मेरी बात, अरे भाई सुन लो, प्रधानमंत्री जी के पास सारा डाटा है। प्रधानमंत्री जी 80 करोड़ लोगों को राशन देते हैं। प्रधानमंत्री जी को लगता नहीं कितने गरीब है? प्रधानमंत्री जी के पास आधार कार्ड है, प्रधानमंत्री जी के पैन कार्ड है, प्रधानमंत्री जी का सारा रिकॉर्ड है। प्रधानमंत्री जी ने तो अकाउंट खुलवा दिया सबको। प्रधानमंत्री जी को ये पता नहीं है कि देश में कितने गरीब लोग हैं। आप 80 करोड़ लोगों को राशन देते हो, हजारों लाख लोगों को आप 2000 रुपए महीने देते हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जातिगत जनगणना की जरूरत है, आर्थिक तरीके से भी जनगणना की जरूरत है। वो सरकार के पास सारे आंकड़े हैं, लेकिन सरकार सारे आंकड़े छुपा रही है। 80 करोड़ लोगों को राशन दे रही है जो भुखमरी के कगार पे, जिनके पास मोटरसाइकिल तक नहीं, जिनके पास एसी नहीं, जिनके पास 4 व्हीलर नहीं, तो ये सरकार के पास सारे आंकड़े हैं। सरकार कोई नफरत, कभी नफरत नहीं बढ़ी। इस देश में जाति है जो जाएगी नहीं, जाति रहेगी, भाईचारा बढ़ेगा। जिसको जितनी हिस्सेदारी है उसको उतना अधिकार। आपने यहाँ पे फिर जातियों में देखो मेरी बात सुनो,
सब हैं, लेकिन सबसे ज्यादा खतरा जो है ना, जो जो अपने आप को बड़ा सनातनी मानते हैं ना, उनसे है। मुसलमानों से देश को खतरा नहीं है, मुसलमानों से किसी को खतरा नहीं है। सबसे बड़ा खतरा जो बड़े वाले सनातनी बनते हैं, जो अपने आप को देश का ठेकेदार मानते हैं। अभी झा जी ने जो कविता सुनाई है, वो कविता वाल्मीकि जी की लिखी हुई है, और वाल्मीकि जी की कविता लिखी हुई है, तो वाल्मीकि जी की कविता सुनाने में सांसद में अध्यक्ष महोदय जी ने कोई कार्रवाई नहीं की, और उनको इतने बड़े लोगों के दिल बड़े हुए हैं कि उनकी जीभ काट लेने और जीवा खींचने तक की बात करते हैं। तो इस देश में वर्चस्व किसी का नहीं रहेगा। जाति जनगणना हुई, अपने अधिकारों को और अपनी ताकत को लोग समझेंगे। सवाल ये भी है कि आप कह रहे हैं कि जनगणना से विकास होगा, क्या गरीब जो स्वर्ण है उनमें नहीं है, क्या ओबीसी में नहीं है, उसमें नहीं, तो आप कैसे सुधार कर देंगे? नहीं, क्या नहीं है, वो सब में है। आर्थिक संकट, आर्थिक स्थिति अगर किसी की खराब है तो वो आंकड़े सरकार के पास हैं ऑलरेडी, उसकी जनगणना कराने की जरूरत नहीं है। तुम बताओ, तुम्हारा आधार नहीं है? आधार है या नहीं है? आधार है। आधार है तो सरकार के पास पूरा रिकॉर्ड है। तुम्हारे 4 अकाउंट हो तो तुम्हें सरकार तुरंत खोज लेती है कि इस आदमी के कितने अकाउंट है। आप 2 ही अकाउंट बैंक अकाउंट चलाओगे, एक ही चलाओगे, तो सरकार को ये पता है इसकी जेब में कितना पैसा है, इसके बैंक में कितना पैसा, ये कितनी प्रॉपर्टी का मालिक है। जो लोग प्रॉपर्टी नहीं है, जो आज भूखों मर रहे हैं, सरकार उन्हीं को तो राशन दे रही है। तो जो जाति, अगर कहीं आर्थिक स्थिति के आधार पर अगर सरकार मदद करना चाहती है तो 80 करोड़ लोगों को नौकरी दे जिनको राशन दे रही है, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त शिक्षा दे जिनको राशन दे रही है, 80 करोड़ लोगों को खाने की रोटी दे जो भूखों मर रहे हैं। तो सरकार के पास वो आंकड़े हैं, लेकिन सरकार झूठ बोल के सत्ता में रहना चाहती है। आंकड़े सही देश में लोगों के साथ नहीं जाना चाहती, देना चाहती है, क्योंकि शिक्षा, आज नौजवान पढ़ा लिखा है, आज नौजवान अंतर्राष्ट्रीय लेवल की राजनीति को समझता है, इसलिए सरकार सारी चीजें छुपा रही है। मुझे लगता है कि छुपेगा नहीं। आप अपने मुंह से कह रहे हैं कि सरकार के पास सारा रिकॉर्ड है, तो आप ये तो मानते हैं कि केवल जनगणना के नाम पर राजनीति करेंगे? राजनीति नहीं, जनगणना के हिसाब से आपको पता चलेगा हम कितने लोग हैं, इनको पता चलेगा हम कितने लोग हैं। जहां मुख्यालय और सचिवालय और जहां नौकरियां दी जाती हैं वो कौन लोग हैं। आपका जब एक आदमी ये कह सकता है हम जीवा काट लेंगे, तो उसमें यह भी तो पता लगेगा कि जीवा काटने वाले कौन लोग हैं, और जो जिनकी काटी जा रही है वो कौन लोग हैं, उनकी काट कैसे रहे। कि इसलिए काट रहे हैं कि जो लोग काटने वाले हैं उनका समाज आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, उनका समाज जाति भेदभाव से गुजर रहा है, उनका समाज आज भी जमीन पे भूख के मरने की कगार पे है। तो जाति जनगणना देश के लिए लाभदायक होगी, फायदेमंद होगी। आखिर में पायदान पर बैठा हुआ आदमी अगर समझेगा तो प्रधानमंत्री जी अगर ओबीसी से आते हैं तो प्रधानमंत्री जी को भी सोचने से मजबूर होना पड़ेगा कि हमें अपनी समाज के लिए, या जो लोग लास्ट के पायदान पर खड़े उनके लिए कुछ करना पड़ेगा। प्रधाधानमंत्री सोचेंगे। कुछ लोग ये भी तो कहते हैं कि आरक्षण जो है विकास का दीमक है, देश को खा रहा है। तो आरक्षण खत्म कर दो, मैं ये कह रहा हूँ, जाति भी खत्म कर दो। कौन कह रहा है कि एक मुझे आरक्षण अगर दीमक की तरह है तो किसी ने ठेका ले लिया है कि 3 पीढ़ी तक तुम्हारा गट्टर साफ करेगा और तुम मंदिर में बैठोगे। ये देखो, इसमें बहुत बड़ी बातें हो जाएंगी। ये जाति अगर खत्म कर दो तो आरक्षण भी खत्म कर दो। कौन, आप जब बेटी की शादी करने जाओगे तो आरक्षण देखोगे, आप बेटे की शादी करोगे तो आरक्षण देखोगे, आप मंदिर का पुजारी ढूंढोगे तो आप जाति देखोगे। तो बहुत सारी चीजें हैं, आप इनको देखना पड़ेगा। इस देश में जाति खत्म नहीं होगी। अगर जाति खत्म प्रधानमंत्री जी करना चाहते हैं तो ये आरक्षण भी खत्म हो सकता है। तो जाति खत्म करो, आरक्षण खत्म करो। पर कहाँ, अरे साहब, नीच जाति के गटर साफ करने वाली को कौन अपनी बेटी देना चाहेगा? कोई नहीं देना चाहता है, चाहे वो कहीं भी पहुंच जाए। तो बहुत सारी बातें हैं देश में। मुझे लगता है कि अब चैप्टर बिहार से शुरू हुआ है, उत्तर प्रदेश और देश के सभी राज्यों में जाति जनगणना होगी, शुरुआत हुई है। तो